कमरे में एक युवक बिस्तर पर दर्द से बुरी तरह कराह रहा था। उसके पिता और नौकर ने उसके हाथों को पकड़ रखा था। वो बुरी तरह चीख रहा था, जिसे सुनकर कमरे के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ, प्लीज मुझे कोई चाकू ला दो। मैं इसे काट कर बाहर निकाल दूंगा। प्लीज मेरे हाथ छोड़ दो। अचानक विजय ने झटके से अपना हाथ नौकर श्याम से छुड़वाया और दौड़कर सामने टेबल पर रखे इंक पेन को उठा लिया। उसने एक नजर उस पेन को घूर कर देखा। वो चीखते हुए उसे अपने सीने में घोंपने ही जा रहा था कि तभी उसकी मां ने आकर पेन उसके हाथ से छीन लिया। विजय एक 30 साल का पढ़ा लिखा लड़का था। MBBS खत्म करने के बाद MD कर रहा था। पूरा परिवार बेटे की सफलता के कारण सीना फुलाए घूम रहा था कि एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विजय के परिवार की कुंडली बदल कर रख दी। आधी रात का समय था। खाना खाने के बाद विजय अपने कमरे में AC चलाकर चैन से सो रहा था कि सीने में हो रहे दर्द से अचानक उसकी नींद टूट जाती है। उसके सीने में भयंकर चुभन हो रही थी। देखते ही देखते दर्द हद से बढ़ने लगा और 20 डिग्री पर चलते AC के बाद भी विजय पसीने से लथपथ होकर बिस्तर पर लेट कर कराहने लगा। ये कैसा दर्द है जो सीने से कंधों की ओर जा रहा है? ऐसा लगता है कोई रेंगने वाला कीड़ा नसों के भीतर रेंग रहा है। दर्द विजय की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। लाख कोशिश के बाद भी अब विजय की चीखें उसके कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। बेटा, क्या हो रहा है? कुछ तो बताना। तू किसी अच्छे डॉक्टर का पता बोल, हम अभी बुलवाते हैं। अचानक क्या हो गया मेरे बच्चे को? कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। ये कोई सामान्य दर्द नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई मेरी नसों को अंदर से कुरेद रहा है। लगता है मेरे सीने की नसें फट जाएंगी। विजय के मुंह से खून आने लगा था और दर्द से बेचैन होकर अब उसने अपने शर्ट भी उतार कर फेंक दी थी। ये क्या है जी? देख रहे हैं इसके खाल के नीचे कुछ रेंगता नजर आ रहा है। ये क्या बला है? ठीक कहती हो, यह तो किसी कीड़े जैसा लग रहा है। बेटे की हालत देखकर विजय के पिता ने कुछ ही देर में उसके जानने वाले काबिल डॉक्टर की टीम वहां जमा कर ली थी। लेकिन डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए कि विजय की सारी जांच एकदम क्लियर है। जो विजय महसूस कर रहा था वो कोई शारीरिक बीमारी नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा था ना कि कोई डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर पाएगा। मैंने कहा था आप लोगों से, ये कुछ और ही है। लेकिन ये क्या है? मैं खुद ही इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। इतना कहकर विजय दर्द से तड़प उठा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वहां खड़े सभी डॉक्टरों और उसके परिवार की आंखें फटी रह गईं। विजय के सीने की त्वचा के नीचे कुछ लंबा और काला सा आकार तेजी से रेंगता दिखाई दिया। वो कभी बाईं पसलियों तक जाता तो कभी गर्दन की ओर चढ़ने लगता। मुझे लगता है हमें विजय को हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। हम और इंतजार नहीं कर सकते। इसका शरीर नीला पड़ने लगा है। अगले 3 दिनों तक विजय अस्पताल में भर्ती रहा। दवाइयां देने के बाद भी दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। रात होते ही उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में वही रेंगने वाली चीज दिखाई देने लगती। कभी हाथों में, कभी पेट में, कभी गर्दन में, कभी वो नसों से होकर उसके सर में चला जाता तो कभी उसकी आंखों में पहुंच जाता। हर बार विजय दर्द से बेहाल हो जाता और उसके मुंह से खून बहने लगता। आंखें लाल हो जाती और शरीर नीला पड़ने लगता। कोई दवा, कोई इलाज मानो उस पर काम नहीं कर रहा था। सोमेश, सुनना,
मेरे कान में कुछ रेंग रहा है मेरे भाई, मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। कुछ करो भगवान के लिए, कुछ करो। मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, आई थिंक विजय ठीक कह रहा है। हमने अपनी हर कोशिश करके देख लिया है। जो रेंगने वाली चीज हमें खुली आंखों से दिखाई दे रही है, किसी भी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट में पकड़ में क्यों नहीं आ रही? अगर हम उसका दर्द कम नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नींद का इंजेक्शन ही लगा दीजिए। ठीक है, लगा दो इंजेक्शन। विजय की फैमिली को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। कुछ पता चला विजय कब तक ठीक हो जाएगा? आखिर ये क्या बीमारी हुई है मेरे बेटे को? अंकल, आप खुद एक डॉक्टर के पिता हैं, मजबूत इंसान हैं और समझते हैं कि हम डॉक्टर्स बस कोशिश ही कर सकते हैं। क्या हुआ है उसे? कुछ बोलोगे? पिछले 3 दिन में उसका वजन 13 केजी कम हो गया है। आंखें गहरे गड्ढों में धंस गई है, शरीर से मांस गायब हो गया है। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन शायद वो चंद दिनों का मेहमान है। आप अपने जानने वालों को बुलवा लीजिए। दवा काम नहीं कर रही, दुआ का ही सहारा बचा है शायद। हालांकि खबर किसी वज्रपात सी उनके सीने पर लगी थी। फिर भी खुद को संभालते हुए विजय के पिता ने फोन निकाला और पुरानी हवेली को मिला दिया। अम्मा, मेरा विजय। क्या हुआ मेरे लाल को? भगवान जाने क्या हुआ। तुम आखिर बार देख लो उसे, कल का कोई भरोसा नहीं। डॉक्टर है लल्ला मेरा, उसे कौन बीमारी पकड़ेगी। हिम्मत रख, सब ठीक होगा। मैं आती हूँ। अम्मा पहली गाड़ी से अस्पताल पहुंच गई थी। सामने बिस्तर पर जो लेटा था, उसकी हालत देख कोई नहीं कह सकता था ये वही विजय है जो 3 दिन पहले तक अस्पताल में बैठा मरीज देख रहा था। जर्जर शरीर, बेजान आंखें। दादी ने विजय को एक नजर देखा और उनके माथे पर बल पड़ गए। वो लड़खड़ाती कमरे से बाहर आई और अपने बेटे के सामने जा खड़ी हुई। ये बीमारी नहीं है, इस पर मारण टोटका किया गया है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज के जमाने में ये कैसे हो सकता है? बरसों पहले अपनी आंखों से ये सब होते देखा है मैंने। उसके शरीर में भी ऐसे ही कुछ रेंगता था। बाद में पता चला कि किसी ने उसकी जान लेने के लिए तांत्रिक क्रिया करवाई थी। अगर अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो यहाँ से सीधा घर चलो, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। दादी की बात सुनकर विजय के पिता और माँ दोनों की आंखें हैरानी से खुली रह गई थी। घर पहुंचकर कमरा चेक करो विजय का, उसके बिस्तर या अलमारी में जरूर कुछ मिलेगा। विजय के पिता ने बेटे की बेड की अच्छे से तलाशी लेना शुरू किया। गद्दा, चादर सब हटाने के बाद बेड के नीचे की तरफ उन्हें 2 नींबू लाल कपड़े में बंधे नजर आए, जिन पर लौंग को गाड़ा गया था। ये क्या है? ये कहां से आया? ये नींबू है जिनका प्रयोग टोटकों में किया जाता है। जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन माँ, आपको ये सब कैसे पता है? और कौन करेगा मेरे बच्चे पर टोटका? चलो मेरे साथ, ये वक्त बातों में समय खराब करने का नहीं है। किसने किया, क्यों किया, ये बात की बात। अभी लल्ला की जान बचाओ। दादी अपने बेटे सूरज को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंची और उस तांत्रिक को सारी परेशानी कह सुनाई। बाबा ने जल की कुछ बूंदें मंत्र की शक्ति से अभिमंत्रित की और उसे सूरज को देकर कुछ समझाया। सूरज आनन फानन में उस जल को लेकर अस्पताल पहुंचा। विजय को होश आ गया था और वो बेड पर लेटा बुरी तरह से करा रहा था। सूरज ने उस जल को विजय के शरीर पर छिड़क दिया। जल की बूंदें गिरते ही विजय अचानक दर्द से चीख उठा। उसका शरीर ऐसे जल उठा मानो किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। यह नजारा देख सूरज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने साथ लाई भभूत विजय के माथे पर लगाई और तेज कदमों से फिर से बाबा के आश्रम पहुंच गया। आपका कहना सत्य था बाबा। जो मैंने देखा वो अप्रत्याशित था। पानी की बूंदें कैसे तेजाब बन गई? किसी ने लड़के पर मारण क्रिया करवाई है।
तंत्र के माध्यम से एक शक्ति इसके प्राणों से बंधी हुई है। जब तक उसे रोका नहीं गया, वे धीरे धीरे इसकी नसों से गुजरकर अंदर ही अंदर उसके रक्त और मांस को खाती रहेगी और इसकी जीवन शक्ति को नष्ट करती रहेगी। लेकिन ऐसा कौन करेगा? विजय ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। बाबा ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। दुश्मन बाहर का नहीं, घर के बहुत करीब का है। अगर सच जानना चाहते हो तो भीतर की ओर ध्यान लगाओ। अभी सबसे पहले वो स्थान ढूंढना होगा जहां पर यह क्रिया की गई है। क्या आपके घर के आसपास कोई शमशान भूमि है? हाँ, कुछ दूरी पर है। उसी शमशान की मिट्टी की बनी एक गुड़िया तुम्हारे आंगन में आम के पेड़ के नीचे गाड़ी गई है। जाओ और उसे लेकर यहां आओ। अगर आज शाम से पहले उसे नहीं खोज पाए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाबा की बात सुनकर विजय के पिता दौड़ते हुए घर गए और आंगन में आम के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगे। कई घंटों की खुदाई के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बंधा मिट्टी का पुतला दिखाई दिया, जिसमें विजय के बाल, नाखून और तस्वीर दबाकर मिट्टी में गाड़ा गया था। पुतले के सीने में लोहे की 7 कीलें ठोकी हुई थी। विजय के पिता उस पुतले को लेकर बाबा के पास पहुंचे। अस्पताल चलो, अपनी आंखों से देखना टोटका क्या होता है। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही बाबा ने पहली कील निकाली, बाबा के सामने बेड पर लेटे विजय ने लंबी सांस ली। दूसरी कील निकली तो उसके शरीर में रेंगती हुई आकृति गायब होने लगी और 7वीं कील निकलते ही पुतले में अचानक आग लग गई और बाबा को एक झटका सा महसूस हुआ। उसी क्षण विजय के शरीर से मानो कोई भारी बोझ उतर गया। जले हुए पुतले के अवशेष लेकर बाबा ने एक ताबीज में भरकर अपने पास रख लिया। लेकिन बाबा, आखिर ये क्रिया किसने और क्यों की? और ये राख, इसका आप क्या करेंगे? ये क्रिया किसने की, इसका जवाब तुम्हारे अतीत में छिपा है। बस इतना समझ लो, अतीत में इसी टोटके ने तेरे किसी अपने की जान ली थी। उसी ने अपने जख्मों का बदला लेने के लिए यह किया है। और ये राख, इसका प्रयोग मैं इस क्रिया को वापस उसी इंसान पर उलटने के लिए करूंगा। तुम देखते जाओ उसका क्या हश्र होता है। बाबा की बात सुनकर दादी कुछ देर तक पत्थर बनी अपनी जगह खड़ी रही। कहते हैं ना, अपने अतीत से भाग पाना आसान नहीं होता। इंसान के बुरे कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। बरसों पहले मैंने एक बाबा के पास तंत्र मंत्र की सिद्धि ली थी। अक्सर गांव के लोग भूत प्रेत, बाधा, टोटका वगैरह की काट करवाने के लिए मेरे पास आया करते थे। मुझे भी लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरे ससुराल में कोई मेरे इस काम को पसंद नहीं करता था। मेरी सास जेठानी, उन्हें यही लगता था कि मैं जाने क्या टोटका उनके ऊपर छोड़ दूंगी। इसीलिए ना वो मेरे घर आती, ना अपने बच्चों को मेरे घर आने देती। यहाँ तक कि मेरा छुआ पानी तक नहीं पीती थी। दिन बीत रहे थे, फिर एक दिन मेरे सामने एक ऐसी घटना हुई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका निपटारा किस तरह किया जाए। मेरे सामने एक लड़के को लाया गया जो मरणासन अवस्था में था। नई शादी हुई थी। पति की हालत देख उसकी नवविवाहित पत्नी दहाड़े मार कर रो रही थी और इसकी चीखों से मेरा कलेजा कांप रहा था। मैंने अपनी विद्या से ये तो जान लिया था कि ये कोई शक्तिशाली टोटका है जो किसी ने उस लड़के की जान लेने के लिए उस पर छोड़ा है, लेकिन मैंने सिर्फ काली नजर को काटने का टोटका ही सीखा था। ये तंत्र काट पाना मेरे बस का नहीं था। माई, मेरे पति की जान आपके हाथ में है। मैंने सुना है आप अपने मंत्रों से सब कुछ कर सकती हैं।
बस किसी भी तरह मेरे पति को वापस पहले जैसा कर दो। मैं सारी जिंदगी आपके दरवाजे एक पैर पर खड़ी रहूंगी, आपके चरणों की धूल को अपने माथे लगाऊंगी। अपनी विद्या से उस टोटके का उपाय ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही। उस लड़की की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। हट्टा कट्टा लड़का सूख कर ठूंठ हुआ जा रहा था। मैं जानती थी कि इस तरह के टोटके करके उन्हें एक विशेष जगह पर गाड़ दिया जाता है। जब तक वो गड़ा हुआ टोटका ना मिल जाए उसे काटना असंभव होता है। मैंने वो जगह खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत खोजने पर भी मुझे वो जगह नहीं मिली जहां पर टोटका करने के बाद उसे गाड़ा गया था। इस लड़के पर मारण क्रिया की गई है जिसे काटा नहीं जा सकता, इसीलिए मैं अब इसका उतारा करूंगी। इस लड़के के आंगन की मिट्टी और किसी ताज़ी चिता की राख लेकर आओ। लड़के के बाल और नाखून भी लगेगा और उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। मैंने आंगन की मिट्टी लेकर एक कच्ची गुड़िया बनाई। उसमें उस लड़के के बाल और नाखून लगाकर एक मानव खोपड़ी में शमशान से लाई राख भरी और उसे उस लड़के के ऊपर से उतार कर उसके साथ बताशे और मिठाई रखकर चौराहे पर रखवा दिया। ख्याल रहे, चाहे जो हो जाए, इस उतारे को खुद से दूर किए बिना किसी की बात का जवाब ना देना। हो सकता है कोई शक्ति आकर तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें ना मुड़कर देखना है, ना किसी की बात का जवाब देना है। लेकिन ये सामान रखना कहाँ है? गांव के बाहर जो पुराना शमशान है उसके सामने वाले चौराहे पर रखवा देना। उधर आजकल कोई जाता नहीं है। अगले 24 घंटे तक वो शक्ति उस गुड़िया में बंधी है। इस समय जिसने भी उसे छुआ वो उसी के ऊपर हावी हो जाएगी, इसीलिए कोशिश करो निर्जन स्थान पर ही ये रखा जाए। लड़के के पिता दादी के बताए अनुसार भरी दोपहर सारी सामग्री चौराहे पर रखने के लिए निकल पड़े। तभी उन्होंने सुना कोई पीछे से बार बार उनका नाम पुकार रहा था। यह आवाज कोई मुझे पुकार रहा है शायद। नहीं, यह जरूर कोई छलावा है। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। खुद को संभालते हुए वे चौराहे की ओर बढ़ रहे थे। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उनके पूरे शरीर में भयंकर दर्द होने लगा। गला ऐसे सूख गया कि ऐसा लगता था प्यास से प्राण निकल जाएंगे। अब उनसे 1 इंच भी आगे ना हिला जा रहा था, जैसे कोई शक्ति उन्हें वहां जाने से रोक रही थी। लाख कोशिश के बाद भी उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और उसने ये उतारा गांव से बाहर रखने की बजाय दादी के घर के पास वाले चौराहे पर ही रख दिया और फिर वो लौट आया। लेकिन उसने दादी को ये नहीं बताई कि उतारा रखने वो गांव के बाहर नहीं गया। उस रात पूरा गांव अपने घर में खाना खाकर आराम कर रहा था। ना जाने उस रात होने को क्या मंजूर था। सबके सोने के बाद दादी के जेठ का 18 साल का बेटा दादी के घर आने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वही चौराहा पड़ा जिस पर उतारा रखा गया था। एकाएक उसे सामने से एक गाड़ी उसकी ओर आती हुई नजर आई। खुद को बचाने के चक्कर में दीपक का पांव उस टोटके से जा लगा और अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो उसी पल जमीन पर गिर पड़ा। पूरे गांव में शोर मच गया। हर जुबान पर यही बात थी कि चाची ने टोटका करके अपने ही घर के बेटे की जान ले ली। यह सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़का जिस पर दादी ने उतारा किया था वो मौत के मुंह से लौट आया था, लेकिन दादी का अपना बच्चा दीपक, उसे बचाने के लिए दादी कुछ ना कर सके। उस दिन उसने मौत का वो मंजर देखा कि सोचकर आज भी उसकी रूह कांप जाती है। उसे खून की उल्टियां होने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता वो सबको छोड़कर चला गया। मुझे इतना गहरा सदमा लगा कि मैंने इस काम से सदा के लिए हाथ खींच लिए।
मेरी जेठानी ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मुझे माना। पूरा परिवार मेरे खिलाफ था। इसके टोने टोटके ने मेरे बच्चे की जान ले ली। डायन है ये, मेरे बच्चे को खा गई। वो मुझे बद्दुआ दे रही थी, लेकिन मैं पत्थर बनी वहां खड़ी थी। आखिर वो माँ थी। उनके लिए वो क्षण उनकी अपनी मौत से भी ज्यादा कष्ट देने वाला था। इस कलंक से अपने आप को दूर करने के लिए ही हम यहाँ दूसरे कस्बे में आकर रहने लगे। मैं तो वक्त के साथ सब भूल गई, लेकिन शायद वो कभी नहीं भूली। बरसों बीत गए, उम्र गुजर गई, लेकिन उनके बेटे की मौत का जख्म शायद कभी भरा ही नहीं। और इसीलिए अपने जवान बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब किया। वो मुझे भी वही तकलीफ देना चाहती है जो उन्होंने सही। तो चिंता मत कर, अब मैं ये मरण तंत्र उसी पर उल्टा कर दूंगा जिसने विजय पर यह टोटका किया था। ऐसी मौत होगी उसकी कि 7 पुश्तें किसी पर तंत्र कराने से पहले सोचेंगी। नहीं, उन्होंने अपने बेटे की मौत का पहाड़ जैसा दुख देखा है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। कुछ दिन पहले ही पता चला था उनका अंतिम समय नजदीक है। शायद मरने से पहले वो अपना बदला लेना चाहती थी ताकि सुकून से मर सके। जाने दीजिए बाबा, मेरा बच्चा ठीक हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ महीनों बाद विजय पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। पहले की तरह अपनी पढ़ाई करने लगा था। दादी की बात सच थी। कुछ ही दिनों में दादी की जेठानी की मौत की खबर भी सुनाई थी। शायद उनके प्राण इसी में अटके थे कि वो अपने जवान बेटे की मौत का बदला लिए बगैर ये दुनिया नहीं छोड़ पा रही थी। कहने को सब ठीक हो गया था, लेकिन आज भी उस रात को याद करके विजय, उसके माता पिता और दादी कांप उठते हैं। विजय तो मारण क्रिया से बच गया, लेकिन क्या हर व्यक्ति इतना भाग्यशाली होता है? क्या आपने कभी चौराहे पर टोटका रखा हुआ देखा है?